हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक के बारे में जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसको बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। कभी कभी इसको ब्रिज लोन भी बोलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे ब्रिज लोन हेल्प करता है फॉर अ परचेजर टू अचीव देयर गोल्स व्हेन दे आर ट्राइंग टू मूव अप और चेंज द प्रॉपर्टीज। एक प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं और दूसरी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। आइए देखें। तो ब्रिज फाइनेंसिंग को हम शॉर्ट टर्म लोन टिपिकली 4 से 6 महीने के लिए आप लेते हो, और इसको शॉर्ट टर्म लोन भी आप उस तरह देख सकते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। एक क्लाइंट है, उनके पास 421 बेस्ट स्ट्रीट एक प्रॉपर्टी है, वो उसको बेच रहे हैं और वो 124 एक्सेल स्ट्रीट के खरीद रहे हैं। तो 123 एक्सेल स्ट्रीट जो उन्होंने खरीदी वो उन्होंने $8 लाख की खरीदी। उसकी क्लोजिंग डेट है December 15 की, और उन लोगों ने 20% डाउन पेमेंट देके लोन को सिक्योर किया बैंक के साथ। इनिशियल डिपॉजिट इन्होंने इस प्रॉपर्टी के लिए 40,000 दिया था। तो बैलेंस जो पेबल है ऑन क्लोजिंग वो है 120,000, ताकि उनका 20% का कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने बैंक को कमिट किया है वो पूरा हो जाए। 40 वो पहले दे चुके हैं इनिशियल डिपॉजिट जब ऑफर फर्म हुई थी परचेज, और उसके बाद 1,20,000 क्लोजिंग डेट पे, यानी दिसंबर 13, 14, 15 के आसपास उनको वो लॉयर को देनी है, ताकि 20% कंट्रीब्यूशन पूरा हो जाए। लेकिन इस केस में इन्हीं क्लाइंट्स की एक प्रॉपर्टी है 421 बेस्ट स्ट्रीट, जहाँ पे वो अभी करंटली रहते हैं। उन्होंने उसको बेचा है, और उन्होंने बेचा है $6 लाख में। उसकी क्लोजिंग जो है वो स्केड्यूल्ड है December 27 को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 12 दिन का डिफरेंस है बिटवीन 15th December एंड 27 December। इनकी आउटस्टैंडिंग मॉर्गेज पर 120,000, तो उसमें इक्विटी 480,000, क्योंकि $6 लाख में हमारी सेल हुई। 1,20,000 आउटस्टैंडिंग मॉर्गेज है, तो 480 जो है उसके अंदर इक्विटी बिल्ड। अब इसके अंदर बैंक्स की ये रिक्वायरमेंट होती है टू फंड अ ब्रिज मॉर्गेज। पहली चीज़ है, उनको एक फर्म एग्रीमेंट चाहिए फॉर द सेल। तो जो प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हो उसका उनको फर्म एपीएस चाहिए, विच इज़ एग्रीड बिटवीन द सेलर, यू, एंड द फ्यूचर बायर, फ्यूचर ओनर। उन दोनों के बीच में जो सेल एग्रीमेंट फाइनल हुआ वो उसकी कॉपी चाहिए। उनको आउटस्टैंडिंग मॉर्गेज का स्टेटमेंट चाहिए आपकी करंट प्रॉपर्टी से। तो जैसे आप मान लीजिए अभी लोन आरबीसी से ले रहे हो, और पिछला लोन आपका स्कॉशिया में था, तो स्कॉशिया की आपको मॉर्गेज स्टेटमेंट चाहिए, जहाँ से पता चले कि भाई वास्तव में इन लोगों की आउटस्टैंडिंग मॉर्गेज 120,000 है। तीसरा, वो चाहते हैं कि क्रेडिट वर्दीनेस हो, आपका क्रेडिट डेंटेड ना हो, वो अच्छा हो क्रेडिट स्कोर। उसके बेस पे फिर वो आपको ब्रिज फाइनेंस मॉर्गेज दे सकते हैं। और चौथा, ब्रिज फाइनेंस की लिमिट क्या होती है? ब्रिज फाइनेंस की लिमिट होती है कि जो आपकी इक्विटी बिल्ड हुई, जैसे आपकी प्रॉपर्टी इस केस में हमारे एग्जांपल में 6 लाख पे एग्रीड हुई, और 120 आपके आउटस्टैंडिंग मॉर्गेज है, तो 480 माइनस क्लोजिंग कॉस्ट। मान लीजिए ब्रोकरेज की क्लोजिंग कॉस्ट 3% या 4% आ रही है या 5% आ रही है, जो भी आ रही है, तो जो क्लोजिंग कॉस्ट है वो उसको उसमें से डिडक्ट करेंगे। तो 480 में से क्लोजिंग कॉस्ट रिड्यूस करेंगे, तो वो आपकी मैक्स सीलिंग है फॉर टेकिंग अ ब्रिज मॉर्गेज। सो द आइडिया इज सिंपल कि बैंक ने ये देखा कि भाई आपकी प्रॉपर्टी थी, मैंने वेरीफाई कर लिया, मैंने इंश्योर कर लिया, वेट कर लिया कि आपकी प्रॉपर्टी में इतनी इक्विटी है आपकी, और आपने एक बायर भी है जो फर्म एपीएस है, जहाँ पे बायर ने डिपॉजिट दिया हुआ है जो ट्रस्ट अकाउंट पे है, एंड दैट बायर इज कमिटेड टू परचेज द प्रॉपर्टी एट अ सर्टेन प्राइस। So from that price and from your outstanding mortgage, I derive that what is equity जो आपकी बिल्ड हुई है अंदर, उसमें आपके एक्सपेंस क्या क्या है वो रिड्यूस करके वो है लिमिट जो मैं आपको दे सकूँ। उस लिमिट को देने लेने से फ़ायदा ये है कि मैं अब अपनी प्रॉपर्टी जो मैंने परचेज की वो December 15 को क्लोज करा सकता हूँ, और अगले 12 दिन में मैं उस घर को सेटल कर सकता हूँ। और उसके बाद फिर मैं अपनी, जब मेरी क्लोजिंग हो जाए मेरी सेल की, तो मैं वो सारे जो फंड्स हैं मेरे लॉयर वो पे बैक कर देंगे, जो ब्रिज फिनांस से की जो अमाउंट। बेनिफिट इसके 3 है कि मेरे को अपनी प्रॉपर्टी को सेल का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो इस केस में पहला सिनेरियो होता है, अगर मैं ब्रिज फाइनेंसिंग नहीं लेना चाहता तो मेरे को 27 दिसंबर तक रुकना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू डू द परचेज, क्योंकि फंड्स मेरे पास तभी आएंगे जो मेरे लॉकड इन फंड्स हैं, मेरी
एसेट के अंदर। दूसरा, इसके अंदर हमको बहुत कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत ईज़ी हो जाता है कि मैं प्लान कर सकता हूँ कि मैंने प्रॉपर्टी इस तारीख को मैंने परचेज़ करी, तो मैं अपनी मूविंग को बड़ी ईज़िली प्लान कर सकता हूँ कि 27 से पहले मैं 26 को, 25 को, 24 को या 22 को मूव करूँगा। उसके बाद मैं उसकी क्लीनिंग करूँगा जो मेरी करंट एसेट है जिसको मैंने बेचा, ताकि वो मैं डिलीवर कर सकूँ, हैंडओवर कर सकूँ फ्यूचर ओनर को, और मैं इस पूरे प्रोसेस में पीसफुली मूव भी कर गया, डिलीवरी भी कर दी, हैंडओवर भी कर दिया दूसरे एसेट का, जो मेरा करंट एसेट था, और सब कुछ पीसफुली चल रहा है। और तीसरा, कि कई बार ऐसा होता है कि हमने जो घर लिया, उस घर में काफ़ी सारे अपडेट्स हैं जो करने वाले हैं, और जो हम चाहते हैं कि हम पहले से ही कर दें। जैसे मान लीजिए आपने कोई घर परचेज़ किया और उसमें पॉपकॉर्न सीलिंग है, स्टीपल सीलिंग है, उसको आप नॉक नॉक डाउन करके आप उसको स्मूथ सीलिंग करना चाहते हो, जो बहुत ज़्यादा डस्ट वाला काम है। काफ़ी डस्ट प्रोड्यूस होती है उस प्रोसेस में, क्योंकि उसमें बार-बार सैंडिंग, कंपाउंडिंग, पेंटिंग टीम करती है। तो ऐसे काम को करने के लिए या फिर कोई बड़ा मेजर कोई आपने चेंज करना है घर के अंदर, या मान लीजिए पेंटिंग ही करवानी है, तो आप चाहते हो कि वो खाली प्रॉपर्टी में ईज़िली हो जाए, आपके फर्नीचर के बिना। तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन। सो विद ब्रिज फाइनेंसिंग यू कैन अफोर्ड टू बाय दैट टाइम। आपने वो टाइम बाय कर लिया, आपने वो सारे के सारे अपडेट्स अपने मूविंग से पहले ही ऑर्गेनाइज कर लिए, लाइक अ प्रोजेक्ट प्लान, और उसके बाद फिर आप मूव कर गए। सो इट बिकम्स सो सीमलेस। मेरे न जाने कितने ही क्लाइंट्स ने ब्रिज फाइनेंसिंग यूज़ करके उस बेनिफिट लिया है, जैसे मैंने आपको बताया इस एपिसोड में। अगर आपको ये अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो अपने उन लोगों के साथ, अपने उन फैमिलीज़, कोलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जो लोग मूविंग का सोच रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू सेल देयर होम एंड दे वांट टू बाय। एंड इफ यू हैव एनी अदर टॉपिक्स व्हिच यू वांट मी टू टॉक, ज़रूर आप शो नोट्स में और कमेंट्स में डालो, एंड आई विल एंश्योर I will speak on them and provide some like. Thank you so much. And for any realistic help, as always, reach out to Elixir, and we will be happy to assist with the best advice. Thank you. Stay safe, and I will see you soon.